जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं मेंटर्स फॉर यू। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह टेस्ट सीरीज पार्ट 20 विश्व का भूगोल, जिसमें होगा जलवायु, मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पतियां। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कड़ा मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है वह है। ऑप्शन ए में ऊंचाई, बी में अक्षांश और सी में वनस्पति और डी में समुद्र से समीपता। तो फर्स्ट में इस क्वेश्चन से संबंधित हम सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। मौसम संबंधित दीर्घकालीन दशाओं के औसत को जलवायु कहते हैं। जलवायु को निर्धारित करने वाले कारक अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, प्रचलित पवनें, मेघाच्छादन, समुद्री धाराएं, पर्वतमालाओं की स्थिति, भूमि की ढाल, वनस्पतिक आवरण आदि है। परंतु इनमें से अक्षांश जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक है, क्योंकि विभिन्न अक्षांश के अनुसार ही जलवायु की प्रमुख पेटियों का निर्धारण किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। वायु दाब सबसे कम होता है। ए में शीत ऋतु में, बी में बसंत ऋतु में, सी में शरद ऋतु में और डी में ग्रीष्म ऋतु में। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे। वायुमंडलीय दाब का अर्थ है किसी भी स्थान और समय पर वहाँ की हवा के स्तंभ का भार। हवा के इस दबाव को जिस यंत्र से मापा जाता है उसे बैरोमीटर कहते हैं। वायु दाब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है, जबकि तापमान बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है। इसीलिए ग्रीष्म ऋतु में तापमान सबसे अधिक होने के कारण वायु दाब कम होता है। यदि हवा में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है तो दबाव कम हो जाता है और जल वाष्प कम होने से दबाव बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु में। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। डोल ड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है। तो ए में है भूमध्य रेखा पर, बी में ध्रुवीय क्षेत्र में, सी में कर्क रेखा पर और डी में मकर रेखा पर। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी फैक्ट देखेंगे। भूमध्य रेखा के निकट 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है, जहां केवल ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं प्रवाहित होती है। क्षैतिज वायु धाराओं के अभाव के कारण इस क्षेत्र में पवनें शांत होती हैं, इसीलिए इस क्षेत्र को शांत की पेटी या डोल ड्रम कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्न अक्षांशों यानी उत्तर और अथवा दक्षिण में किसे आप औसत अक्षांश से संबंध करेंगे। ए में 30 डिग्री, बी में 45 डिग्री, सी में 60 डिग्री और डी में 23.5 डिग्री। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। दोनों गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य उच्च वायु दाब पाया जाता है, जिससे यहाँ हवाएं शांत होती हैं। ये हवाएं प्राचीन काल में जलयानों के लिए गति अवरोधक का कार्य करती थी। इस शांत तथा अनिश्चित हवाओं वाले भाग में प्रवेश करने पर प्राचीन काल में घोड़ों से युक्त जलयानों के संचालन में कठिनाई होती थी। इसीलिए व्यापारी जलयान का भार हल्का करने के लिए कुछ अश्वों यानी घोड़ों को सागर में फेंक देते थे। इसीलिए इन अक्षांशों को असव अक्षांश यानी हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाने लगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 30 डिग्री यानी 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 है। भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में पर्वतीय वर्षा, बी में चक्रवातीय वर्षा और सी में
वाताग्र वर्षा और डी में संवहनीय वर्षा। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। जब ऊपर उड़ती हुई यह वायु सागरों तथा अन्य जलाशयों से आर्द्रता ग्रहण कर आकाश में पर्याप्त ऊंचाई पर पहुंचकर उषांक तक ठंडी हो जाती है तो संघनन प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार कपासी वर्षा मेघों की उत्पत्ति होती है और तीव्र वर्षा होने लगती है, जिसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में दिन में अत्यधिक सूर्यताप के कारण धरातल अधिक गर्म हो जाने पर वायु फैलती है और हल्की होने के कारण ऊपर उठती है। परिणाम स्वरूप समुद्र से प्रचुर मात्रा में जल वाष्प बनकर आर्द्र वायु में मिल जाती है, जिससे उन क्षेत्रों में संवहनीय वर्षा होती है। इस प्रकार की वर्षा प्रायः दोपहर के बाद प्रारंभ होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संवहनीय वर्षा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। निम्न स्थानों में किस एक में रुधिर वर्षा होती है? ऑप्शन ए में इटली में, बी में फ्रांस में, सी में कनाडा में और डी में स्पेन में। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म शुष्क तथा रेत भरी हवा सिरोको कहलाती है। इस हवा के साथ लाल रेत की मात्रा अधिक होती है। जब ये हवाएं भूमध्य सागर से होकर गुजरती हुई नमी धारण कर दक्षिणी इटली में लाल रेत के साथ वर्षा प्रदान करती है, तो इसे ही रुधिर वर्षा या रक्त वृष्टि ब्लड रेन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एल नीनो प्रकट होता है। ऑप्शन ए में हिंद महासागर के ऊपर, बी में अटलांटिक महासागर के ऊपर, सी में प्रशांत महासागर के ऊपर और डी में भूमध्य सागर के ऊपर। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर समुद्री तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में आए परिवर्तन को एल नीनो कहते हैं। यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाडोर और पेरू के तटीय समुद्री जल सतह पर कुछ वर्षों के अंतराल पर घटित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के सतही जल का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 है, गरजने वाला चरीसा ये शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ए में व्यापारिक पवन, बी में भूमंडलीय पवन और सी में पछुआ पवन और डी में ध्रुवीय पवन। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। गरजता चरीसा रोडिंग फोर्टीज पछुआ पवनें होती है जो केवल 40 से 50 डिग्री अक्षांशों पर दक्षिणी गोलार्ध में मुख्यतः दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। इसके साथ प्रचंड झंझावात भी चलते हैं। प्रचंडता के कारण ही इन्हें गरजता चरीसा कहा जाता है। और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन इन्हीं पवनों के मार्ग में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पछुआ पवन। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? ए में है ध्रुवीय उच्च दाब से, बी में विषुवतीय निम्न दाब से और सी में है उपोष्ण दाब से और डी में अधो ध्रुवीय निम्न दाब से। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। व्यापारिक हवाएं ट्रेड वाइंड उपोष्ण उच्च वायु दाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब की ओर प्रवाहित होती है।
उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपोषण दाब से। क्वेश्चन नंबर 10 है, कड़ा निम्न में से कौन सी बर्फ भक्षक के नाम से जानी जाती है? ए में मिस्ट्रल, बी में चिनूक, सी में लू और डी में हर्मटन। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कड़ा चिनूक गर्म एवं शुष्क पवन है जो उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढालों पर प्रवाहित होती है। यह अल्बर्टा, पश्चिमी सस्कैचुआन तथा मोंटाना राज्यों को प्रभावित करती है। बसंत ऋतु में इस पवन के प्रभाव से अचानक तापमान में वृद्धि हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हिम यानी बर्फ तेजी से पिघलने लगती है। इसीलिए इस पवन को हिम भक्षक, स्नो ईटर्स के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, चिनूक। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए में पृथ्वी की धरातलीय विषमता पवनों की गति को प्रभावित करती है। बी में पृथ्वी के परिक्रमण के कारण वायु पर कोरियोलिस बल लगता है। और सी में ए और बी दोनों और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे। क्षैतिज रूप से गतिशील वायु को पवन कहते हैं। पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। भूतल पर धरातलीय विषमताओं के कारण घर्षण पैदा होता है जो पवनों की गति को प्रभावित करता है। जब पृथ्वी के घर्षण के कारण पवनें अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती है तो उसे कोरियोलिस बल कहा जाता है। विषुवत वृत्त पर कोरियोलिस बल शून्य होता है और पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पर प्रवाहित होती है। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का अभाव पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पृथ्वी की धरातलीय विषमता पवनों की गति को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 12, किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं? ऑप्शन ए में शीतोष्ण पर्णपाती वन, बी में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, सी में शीतोष्ण सदाबहार वन और डी में है भूमध्य सागरीय वन। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। भूमध्य सागरीय वनों प्रदेशों को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान यानी फ्रूट गार्डन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे फलों की खेती की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूमध्य सागरीय वन। क्वेश्चन नंबर 13 है, पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? तो ऑप्शन ए में समोच्च रेखीय जुताई और बी में रक्षक मेखला और सी में वेदिका कृषि और डी में मल्चिंग विधि। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। पर्वतीय ढालों पर समोच्चा रेखीय जुताई मृदा अपरदन रोकने की सबसे उपयुक्त विधि है। किसी पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल के से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है, जबकि तटीय और शुष्क प्रदेशों में पवनों की गति को रोकने के लिए वृक्षों को कतारों में लगाया जाता है ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। इस विधि को रक्षक मेखला विधि कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
समुच्च रेखीय जुताई। क्वेश्चन नंबर 14 कड़ा अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्रायः कहाँ पर होता है? ए में कर्क रेखा के निकट, बी में विषुवत वृत्त के निकट, और सी में मकर रेखा के निकट, और डी में आर्कटिक वृत्त के निकट। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कड़ा अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के निकट पाए जाने वाला वह क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें मिलती हैं। इन दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विषुवत वृत्त के निकट। क्वेश्चन नंबर 15 कड़ा उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संबंध में चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। तो ऑप्शन ए में चक्रवात का धीरे धीरे क्षीण होकर खत्म होना, बी में चक्रवात का समुद्री तट को पार करके स्थल पर पहुंचना, सी में है चक्रवात का कपासी मेवों से संघनन प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना, और डी में चक्रवात को स्थल से आर्द्रता की आपूर्ति का बाधित होना। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य दोनों गोलार्धों में 5 से 25 डिग्री अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। ये सागरों के ऊपर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं परंतु स्थल पर पहुंचते पहुंचते क्षीण हो जाते हैं। इसीलिए इसे महाद्वीपों के तटीय भागों पर अधिक प्रभावी रहते हैं। वह स्थान जहाँ से उष्णकटिबंधीय चक्रवात समुद्री तट को पार करके स्थल पर पहुंचते हैं चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन तथा चीन में टाइफून कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चक्रवात का समुद्री तट को पार करके स्थल पर पहुंचना। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। निम्न में से किन कारकों पर वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती है? ए में तापमान, बी में मिट्टी की परत की मोटाई, और सी में नमी यानी आर्द्रता, और डी में उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं आर्द्रता पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। किसी स्थान की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से संबंधित है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ तापमान एवं आर्द्रता में परिवर्तन होता है। इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी तापमान भी होगा और मिट्टी की परत की मोटाई भी होगा और सी नमी और आर्द्रता, ये सब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। मृदा निर्माण के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन ए में मृदा अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है, बी में है वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, और सी में है ऊंचावच, तुंगता और ढाल मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करते हैं, और डी में है ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। मृदा का निर्माण अपक्षय प्रक्रिया के माध्यम से चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया विभिन्न कारकों द्वारा प्रभावित होती है। एक में है जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस मृदा निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। 2 में है मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। 3 में वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीव मृदा में ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, और 4 में ऊंचावच, तुंगता और ढाल मृदा के गुण को निर्धारित करते हैं,
और 5 में है जनकशय मृदा के रंग व संगठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज की मात्रा एवं पारगम्यता को निर्धारित करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मृदा अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, कड़ा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। बी में इन वनों के वृक्ष जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां त्याग देते हैं। और सी में ए और बी दोनों और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। कड़ा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के विस्तृत भागों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसम परिवर्तन होते रहते हैं। शुष्क मौसम में जल संरक्षित करने के लिए यहाँ के वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं यानी त्याग देते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसून वन होते हैं। और बी में इन वनों के वृक्ष जल संरक्षित करने हेतु शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं यानी त्याग देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेंटर्स। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेंटर्स के साथ बने रहिए।